हेलो बच्चों, मैं राजेश कुमार आप सब लोगों का रूबीडियम चैनल और रूबीडियम कोचिंग चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में बच्चों हमने पढ़ा था परमाणु के बारे में, परमाणु द्रव्यमान के बारे में और परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रेजेंट है उसके बारे में डिस्कस किया था। और परमाणु का जो द्रव्यमान है उसकी इकाई ग्राम और एएमयू क्या है, किस प्रकार से उसका मतलब निकलता है उसके बारे में डिस्कस किया था। और हमने देखा था कि कोई भी परमाणु है उसको प्रदर्शित किस प्रकार से किया जा सकता है। पिछले लेक्चर में ये सब हमने डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए थोड़ा परमाणु के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में अणु के बारे में डिस्कस करेंगे, अणु भार के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आयन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सब लोगों को पता है अपना रूबीडियम चैनल, रूबीडियम कोचिंग चैनल, इन सबको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, इनको सब्सक्राइब कर लेना है ना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। तो देरी ना करते हुए आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं परमाणु के बारे में थोड़ा बहुत, जो थोड़ा बहुत बच गया उसके बारे में। हम पढ़ने वाले हैं अणु के बारे में, हम पढ़ने वाले हैं अणु भार के बारे में, हम पढ़ने वाले हैं आयन के बारे में। ठीक है, इन सब के बारे में इस आज के इस लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करें। अगर ये कंप्लीट होता भी नहीं है तो हम अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि आज के इस लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। देखो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो परमाणु भार है, परमाणु भार है, उस परमाणु भार की कोई भी इकाई एएमयू या ग्राम हो सकती है, एएमयू हो सकती है या ग्राम हो सकती है। तो दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या एएमयू को ग्राम में परिवर्तित कर सकते हैं या ग्राम को एएमयू में परिवर्तित कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, हम एएमयू को ग्राम में और ग्राम को एएमयू में परिवर्तित कर सकते हैं। तो किस प्रकार से इसको करने की कोशिश करेंगे, हम किस प्रकार से एएमयू को ग्राम में परिवर्तित करेंगे, उसके बारे में मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कार्बन का। कार्बन है हमारे पास में, जिसका परमाणु भार है हमारे पास में 12। कितना होता है, 12। इस 12 को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, 12 एएमयू या 12 ग्राम, 12 एएमयू या 12 ग्राम। 12 जो एएमयू है वो एक परमाणु को बताता है, एक परमाणु, और ये जो बताता है वो है एक मोल परमाणु। किसको बताता है, एक मोल परमाणु। ये एक मोल परमाणु के बारे में हमें बताता है। तो कोई बात नहीं, जैसे बच्चों मेरे को पता है 12 ग्राम किसको बताता है, एक मोल परमाणु को। एक मोल परमाणु का मतलब होता है 6.023 गुणा 10 की घात 23 परमाणु। ठीक है, तो हमें यहां से पता है कि जैसे मान लो 6.023 गुणा 10 की घात 23 परमाणु हमारे पास में है, परमाणु हमारे पास में है, तो उनका द्रव्यमान होना है 12 ग्राम, उनका द्रव्यमान होना है 12 ग्राम। तो अगर मान लो मेरे पास में एक परमाणु होगा, एक परमाणु होगा, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, 12 ग्राम बटा परमाणु, 6.023 गुणा 10 की घात 23। ये एक परमाणु का द्रव्यमान है, ध्यान देना बच्चों, ये एक परमाणु का द्रव्यमान है। और एक परमाणु का द्रव्यमान हमें पता है कितना होता है, 12 एएमयू। तो मैं यहां से इसको 12 एएमयू लिख सकता हूँ, 12 एएमयू लिख सकता हूँ। तो इस प्रकार से मैं इसको 12 एएमयू लिख सकता हूँ। अब ध्यान देना बच्चों, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास में बच गया 1/6.023 गुणा 10 की घात 23, और साथ में ये ग्राम बच गया, और इसको लिख सकता हूँ 1 एएमयू। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा ये ऊपर जाएगा, तो हमारे पास में एक रिजल्ट निकल के सामने आएगा, वो होगा 1 एएमयू बराबर 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 24 ग्राम। ये एक रिजल्ट निकल के सामने आएगा हमारे सामने, जब मैं इसको एक को इस नंबर से डिवाइड करूंगा। तो हम यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं बच्चों, कि अगर मेरे पास में एएमयू में भार दिया गया है, इसमें एएमयू में भार दिया गया है, तो मैं उसको ग्राम में परिवर्तित कर सकता हूं इसके जरिए। 1 एएमयू इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 24 ग्राम के जरिए। ये याद करना है बेटा,
1 AMU इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 24 जो है ये याद करना है। इसके जरिए मैं एक AMU को किस में बदल सकता हूँ, ग्राम में बदल सकता हूँ। तो अपनी जो समस्या आ रही थी कि AMU को ग्राम में या ग्राम को AMU में बदलना, हाँ बेटा बदल सकते हैं, देखो इस प्रकार से बदल सकते हैं, ये रिलेशन ध्यान रखना है, एक AMU बराबर इतना होता है। अब मैं कुछ आवर्त सारणी के जो तत्व है, परमाणु है, उनको उनका जो परमाणु भार है AMU में उसको ग्राम में परिवर्तित करके आपको दिखाने वाला, कुछ एग्जांपल्स में आपको कराने वाला। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें कुछ लोचा, कुछ ज्यादा लोचा नहीं है बच्चों, आपको ये याद रखना है बस 1 AMU इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 24 ग्राम। अभी मैं आपको समझाऊंगा अगली स्लाइड पे, तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से AMU को ग्राम में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। लेकिन आप लोगों को अपना काम ध्यान में रखना है। काम ये है, अपना जो चैनल है रूबिडियम और रूबिडियम कोचिंग, उनको दोनों को सब्सक्राइब करना है, उनके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जो भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से AMU को ग्राम में परिवर्तित करेंगे। देखो बच्चों हमारे पास में इधर दिया गया है परमाणु, ठीक है। इधर दिया गया है एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार, और वो भी किसमें दिया गया है, AMU में। और अब इसको हमें ग्राम में परिवर्तित करना है। एक परमाणु का भार और इसको बदलना है किसमें, ग्राम में। तो किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे देखना आपको। परमाणु है हमारे पास में कार्बन, तो कार्बन परमाणु का जो भार होता है वो होता है 12 AMU। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 इंटू 1 AMU। भाई AMU तो लगा हुआ ही है, एक परमाणु का भार AMU तो होता ही होता है ना। इसको मैंने अलग करके एक से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया 1 AMU। अब हमें पता है एक AMU बराबर कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 24। तो इस एक परमाणु के भार को ग्राम में परिवर्तित कर सकते हैं कैसे, 12 और एक AMU का भार मैंने लिख दिया यहाँ पर 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 24 ग्राम। तो AMU को मैंने किस में बदल दिया, ग्राम में बदल दिया। इसी प्रकार अगर मेरे पास में नाइट्रोजन हो, तो नाइट्रोजन का कितना होता है 14 इंटू, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 AMU, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 14 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 24 ग्राम, ठीक है। इस प्रकार से AMU को ग्राम में परिवर्तित कर सकते हैं। अगला देखें, अगला है मेरे पास में ऑक्सीजन, तो ये होता है 16 इंटू 1 AMU। तो इसको मैं बदल सकता हूँ 16 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 24 ग्राम। ऐसे ही इससे अगला है हमारे पास में सोडियम, अगला है सोडियम। तो सोडियम का क्या कितना होता है 23 इंटू 1 AMU, यानी 23 AMU होता है। 1 AMU की जगह क्या लिख सकते हैं 1.67, 23 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 24 ग्राम। तो इस प्रकार से कोई भी एक सिंगल परमाणु हमें दिया हुआ है तो उसके परमाणु भार को हम ग्राम में परिवर्तित कर सकते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 24 ग्राम, ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है। तो यहाँ से हमारा कंफ्यूजन जो था कि AMU को ग्राम में या ग्राम को AMU में परिवर्तित कर सकते हैं क्या, बिल्कुल बच्चों कर सकते हैं, है ना। बस अपने को वो याद रखना है, इस प्रकार से AMU को ग्राम में परिवर्तित कर सकते हैं और ग्राम को AMU में परिवर्तित कर सकते हैं। समझ में आया। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों ये AMU से ग्राम, ग्राम से AMU में परिवर्तित करने वाली चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो चलो बच्चों अपने को क्या करना है, रूबिडियम चैनल और रूबिडियम कोचिंग दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आगे चलते हैं। परमाणु से रिलेटेड एक टर्म है बच्चों, परमाणु से रिलेटेड एक टर्म है, उस टर्म को समझ लेते हैं। एक टर्म है जिसका नाम है सापेक्ष परमाणु, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम रिलेटिव एटॉमिक
मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो देखना रिलेटिव का आर, एटॉमिक का ए और एम का ए, सॉरी एम, इन सब का एक एक वर्ड ले लेते हैं, एक एक लेटर ले लेते हैं, तो ये बन जाता है हमारे पास में राम। तो मुद्दा ये आता है कि सर सापेक्ष परमाणु सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान या सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, इसका मतलब क्या है? देखो बच्चों, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक टर्म है जो क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकती है, जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सापेक्ष परमाणविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको शॉर्ट में बोलते हैं राम। तो ये होता क्या है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान जो है, इसकी परिभाषा होती है, यह है किसी तत्व का परमाणु भार व कार्बन 12 के 1/12 12वें भाग का अनुपात होता है। कार्बन 12 के 1/12वें भाग का अनुपात होता है। क्या मतलब है इसका समझने की कोशिश करना। अगर मैं इसको फॉर्मूले के रूप में लिखूं तो ये राम हो जाएगा हमारे पास में। जिस भी तत्व का हमें सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान निकालना है, जिस भी तत्व का हमें सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान निकालना है यानी राम निकालना है, तो उस तत्व का परमाणु भार, तत्व का परमाणु भार बटे 1/12 गुणा कार्बन 12 का भार, कार्बन 12 का भार, ये हमें ध्यान में रखना है। ये इसका सूत्र बोल सकते हैं, फॉर्मूला बोल सकते हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो मैं इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो मेरे को नाइट्रोजन का राम निकालना है। किसका राम निकालना है? नाइट्रोजन का राम निकालना है, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान निकालना है। तो नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन का 14 होता है। तो राम निकालेंगे तो राम हो जाएगा हमारे पास में 14 एमयू राम हो जाएगा। तत्व का परमाणु भार वो कितना है? 14 एमयू अपॉन 1/12 और कार्बन 12। कार्बन 12 क्या है बेटा? यहाँ ध्यान देना, कार्बन 12 कार्बन का एक समस्थानिक है। कार्बन 12 कार्बन का एक समस्थानिक है, जिसमें ये कार्बन के आगे 12 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कार्बन का वो समस्थानिक जिसका परमाणु भार 12 है। कार्बन का वो समस्थानिक जिसका परमाणु भार 12 है वो यूज करना है। तो कार्बन का समस्थानिक जिसका परमाणु भार 12 है वो यूज कर लेते हैं। तो एएमयू से एएमयू कट गया, 12 से 12 कट गया, तो यहाँ पर राम आ गया हमारे पास में 14। तो जो नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन का राम क्या आ गया? 14। यहाँ ध्यान देना बच्चों, ध्यान देने वाली बात यह है, इसकी इकाई एएमयू ली थी, इसकी इकाई भी एएमयू ली थी, इकाई से इकाई कट गई, तो हमारे पास में जो सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान है, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान है राम जो है, वो एक इकाई रहित राशि होगी। कैसी होगी? इकाई रहित राशि होगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ राम इकाई रहित होता है। इकाई रहित, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान इकाई रहित होता है, उसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये राम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका एक दो एग्जांपल मैं अगली स्लाइड पे आपको और समझा दूंगा। इसके अलावा जो राम निकालने के दो मेथड हो रहा है, दो स्केल हो रहे हैं, दो पैमाने हो रहे हैं, जिसमें एक को बोलते हैं ऑक्सीजन पैमाना और एक को बोलते हैं हाइड्रोजन पैमाना। बेसिकली इसको भी बोल सकते हैं हम, कार्बन के रेस्पेक्ट में हमने ये इसकी कैलकुलेशन की है, तो ये कार्बन पैमाना भी हम इसको बोल सकते हैं। समझ में आई बात? तो इसको क्या बोल सकते हैं? कार्बन पैमाना भी बोल सकते हैं। अब इस पे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना। तो आगे चलते हैं अपन। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, अपने को राम निकालना है ऑक्सीजन का, जिसका 16 एमयू द्रव्यमान है। तो राम होगा हमारे पास में ऑक्सीजन का भार एम 16 एमयू अपॉन 1/12 कार्बन का भार। एमयू से एमयू कट गया, 12 से 12 कट गया, तो राम आ गया अपने पास में ऑक्सीजन का 16। ऐसे ही अगर मैं दूसरा एग्जांपल और लूं, एक एग्जांपल और लूं, नाइट्रोजन का ले लेता हूं, कार्बन का ले लेता हूं, नाइट्रोजन का ले लेता हूं, सोडियम का ले लेता हूं। जैसे मान लो अपने को राम निकालना है, और किसका निकालना है?
सोडियम का निकालना है जिसका भार होता है 23 एमयू। बेटा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बोला था कि किसी भी परमाणु का परमाणु भार प्रतीक वो आपको याद करने हैं। अभी ये याद होंगे तो ही ये सामने लिख पाओगे, अदरवाइज नहीं लिख पाओगे, है ना। तो ये याद कर लेना, याद होंगे तो मॉलिक्यूलर मास यानी परमाणु द्रव्यमान, याद होंगे तो अणुभार निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। आपको ऐसा जरूर लगेगा कि मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन बेसिकली बच्चों आपको वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप नहीं कर पाओगे अगर आपको परमाणु भार याद नहीं है तो मैं 23 इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है, ठीक है। तो अगर सोडियम का राम निकालें तो राम हो जाएगा हमारे पास में सोडियम का भार 23 एमयू अपॉन 1/12 इंटू 12 एमयू। तो एमयू से एमयू कट गया, 12 से 12 कट गया, तो ये आ गया 23। तो राम आ गया हमारे पास में सोडियम का 23। समझ गए बात को। अब आगे चलते हैं। मैंने बताया जैसे आपको कि दो स्केल और होती है हमारे पास में, जैसे एक स्केल इसको कार्बन स्केल बोल सकते हैं, दूसरी स्केल और है जिसको हम ऑक्सीजन स्केल बोलते हैं, ऑक्सीजन पैमाना। ऑक्सीजन पैमाना, ऑक्सीजन पैमाना क्या होगा, इसमें जो भी हम राम निकालेंगे वो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। यहाँ पर हम कार्बन के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, वहां पर हम ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तो यहाँ पर राम हो जाएगा हमारे पास में राम इज इक्वल टू तत्व का परमाणु भार बटा ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो ऑक्सीजन इंटू ऑक्सीजन का भार। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर हमारे पास में, एग्जांपल ले लेते हैं नाइट्रोजन का ही। राम निकालना है अपने को नाइट्रोजन का जिसका भार है 14 एमयू। तो राम हो जाएगा हमारे पास में 14 एमयू अपॉन 1/16 इंटू 16 एमयू। तो एमयू से एमयू कट गया, 16 से 16 कट गया, तो राम आ गया हमारे पास में नाइट्रोजन का 14। तो देखो बेटा कार्बन स्केल के रेस्पेक्ट में मैं नाइट्रोजन का राम निकाल रहा था तो भी 14 ही आया था, और अब ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूं तो भी 14 ही आया। यानी यहाँ से मोटी मोटी बात मैं ये बोल सकता हूँ कि राम हम किसी भी स्केल के रेस्पेक्ट में निकाले, किसी भी पैमाने में राम निकाले, यानी सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान निकाले, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की गणना करें, वो परिवर्तित नहीं होने वाला है, वो नियत ही रहने वाला है, ठीक है। अगला पैमाना आ जाता है अपने पास में हाइड्रोजन पैमाना। हाइड्रोजन पैमाना, इसमें क्या होने वाला है, वही राम तत्व का परमाणु भार, तत्व परमाणु भार अपॉन 1/1 गुणा हाइड्रोजन का भार, हाइड्रोजन का भार। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकाल रहे तो हाइड्रोजन का भार। तो जैसे एग्जांपल वही नाइट्रोजन का एग्जांपल है, हमारे पास में राम निकालना है किसका, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का परमाणु भार है हमारे पास में 14 एमयू। तो राम हो जाएगा हमारे पास में राम 14 एमयू अपॉन हाइड्रोजन का भार 1/1 गुणा 1 एमयू। एमयू से एमयू कट गया तो ये बच गया हमारे पास में राम आ गया नाइट्रोजन का 14। तो बेटा मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी भी स्केल से कैलकुलेट कर लो, हर एलिमेंट का जो राम है सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान है वो नियत आएगा, वो सेम ही आएगा, ठीक है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मोटी मोटी बात करें तो बच्चा जैसे आपने परमाणु द्रव्यमान याद किया है, उस परमाणु द्रव्यमान का जो आंकिक मान है, आवर्त सारणी में जो परमाणु द्रव्यमान आपने 36 तक याद किए हैं, उनका जो आंकिक मान है वही राम है। हर तत्व का राम वही है, यानी सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान हर तत्व का वही है। समझ गए बात को। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये दो टर्म थे, मतलब एक मेरे को एक्सप्लेन करना था एएमयू को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ग्राम को एएमयू में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लिया। सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान क्या होता है इसके बारे में भी अपन ने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे चलेंगे। आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि अपना जो चैनल है रूबिडियम और रूबिडियम कोचिंग, उसको सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके, उनको भी इस कंटेंट का फायदा मिल सके, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास में अणु। अगला है अणु। सबसे पहली बात आती है अणु, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूल।
मॉलिक्यूल। तो देखो बच्चों, इसको समझने की कोशिश करना, अणु क्या होता है। सबसे पहले बात करें तो हमने परमाणु के बारे में डिस्कस किया था। तो दो या दो से अधिक परमाणु, यानी बहुत सारे परमाणु, दो परमाणु भी मिल सकते हैं, तीन भी मिल सकते हैं, चार भी मिल सकते हैं, समान परमाणु भी मिल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट परमाणु भी मिल सकते हैं। दो परमाणु, अधिक परमाणु, समान या असमान, आपस में संयोजित होकर के, कंबाइन होकर के, जुड़ करके जिस इकाई का निर्माण करते हैं वो कहलाता है अणु। वो क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। दोबारा से सुनना बच्चों, दो या दो से अधिक समान या असमान परमाणु मिलकर के जिस इकाई का निर्माण करते हैं वो इकाई क्या कहलाती है? अणु कहलाती है। तो इसकी परिभाषा में लिखो, सीधी सीधी सी बात है, परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, अणु बनाते हैं। पहली एक सीधी सिंपल सी बात तो यह है। दूसरी परिभाषा लिखे तो इसमें ऐसे बोल सकते हैं, दो या दो से अधिक समान या असमान परमाणु जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। समान या असमान परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। वो दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो परमाणु समान भी हो सकते हैं और वो असमान भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमें एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करूं तो एग्जांपल है हमारे पास में, जैसे ऑक्सीजन परमाणु जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके किसका निर्माण करेगा? ऑक्सीजन गैस का, ऑक्सीजन के अणु का निर्माण करेगा। ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके किसका निर्माण करेगा? हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। ऐसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ करके नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ करके नाइट्रोजन गैस का निर्माण करेगा। ऐसे ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ में, फिर तीसरे ऑक्सीजन के साथ में जुड़ करके किसका निर्माण करेगा? ओजोन गैस का निर्माण करेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात ऐसी है बच्चों कि जो परमाणु है वो दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो समान भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो दो परमाणु हैं और दोनों ही परमाणु कैसे हैं? समान है। यहाँ पर भी दो परमाणु है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, समान परमाणु है। यहाँ पर भी दो परमाणु है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, समान परमाणु जुड़ करके अणु का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखो दो से ज्यादा परमाणु है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, लेकिन ये दोनों कैसे हैं? समान है। तो हम बोल सकते हैं ये जो है वो समान परमाणु है, समान परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण कर रहे हैं। इसी के साथ अगर मैं आगे बात करूं, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? H2O का। जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? अमोनिया का, NH3 का। तो ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि यहाँ पर दो हाइड्रोजन मिलकर के, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर के H2O का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर एक नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन के साथ मिलकर के अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे ही मैं बोलूं 6 कार्बन प्लस 12 हाइड्रोजन प्लस 6 ऑक्सीजन, ठीक है, ये मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का, C6H12O6, ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है? असमान, असमान परमाणु मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं? अणु का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें दो या दो भी है, दो से ज्यादा भी परमाणु हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। तो मोटी मोटी बात यहाँ से यही निकल के आती है कि अणु क्या होता है। तो अणु के बारे में हम यही बोल सकते हैं, परमाणु आपस में मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। वो परमाणु दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो परमाणु समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। समझ में आई बात? तो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम अणुभार का। अणुभार, अणुभार इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, शॉर्ट में बोल देते हैं mm। तो क्या होता है?
जैसे बच्चों अणु के बारे में बात की, तो अणुभार क्या होगा? अणु का भार। अणुभार क्या होगा? सिंपल सी बात करें तो अणु का भार। तो इसके बारे में हम ऐसे लिख सकते हैं, यह अणु के भार को प्रदर्शित करता है। सिंपल सी भाषा बोले तो ये प्रदर्शित करता है। किसके भार को? अणु के भार को प्रदर्शित करता है। और अगर अलग भाषा में बोले, हम अलग डेफिनेशन बोले, अगर अलग परिभाषा बोले, तो हमें पता है कि अणु का निर्माण किससे मिलकर हुआ है? परमाणु से मिलकर हुआ है। और अणु में जितने भी परमाणु उपस्थित हैं, जितने भी परमाणु उपस्थित हैं, उन सारे परमाणु का परमाणु भार को अगर हम ऐड कर दें, सारे परमाणु के परमाणु भार को हम जोड़ दें, ऐड कर दें, तो हमारे को जो मिलने वाला है वो क्या कहलाएगा? अणुभार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अणुभार कहलाएगा। यानी एक अणु में जितने भी परमाणु उपस्थित है, उनके सारे परमाणु भार को ऐड कर दें, जोड़ दें, तो हमें जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा? अणुभार कहलाएगा। तो यहां मैं ऐसे बोल सकता हूं, अणु में उपस्थित अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भार को जोड़ने पर प्राप्त राशि अणुभार कहलाती है। अणुभार कहलाती है। हमारे अणु में जितने भी परमाणु उपस्थित है, अगर उनके सभी परमाणु भार को हम जोड़ दें, तो हमें किसकी प्राप्ति होगी? अणुभार की प्राप्ति। समझने की कोशिश करना बच्चों। एक एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल है हमारे पास में अमोनिया, NH3। किससे मिलकर बना हुआ है? ये मिलकर बना हुआ है, एक नाइट्रोजन है इसमें। देखो बच्चों, एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, और 3 हाइड्रोजन है। अमोनिया जो है हमारे पास में, वो एक नाइट्रोजन से और 3 हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। तो ध्यान देने वाली बात है, एक नाइट्रोजन है और एक नाइट्रोजन का परमाणु भार हमें पता है कितना होता है? 14 होता है। अब देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूं, आपको परमाणु भार याद करने पड़ेंगे। अगर वो याद नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता आपका, मैं भी कुछ नहीं कर सकता आपका। लेकिन आपको परमाणु भार याद होंगे तो ये अच्छे से समझ में आएंगे और आप अटेम्प्ट कर पाओगे क्वेश्चंस को। अगर वो आपको याद नहीं है तो ऐसे समझ लो आप अपने आप के साथ बेईमानी कर रहे हो, मतलब तुम खुद का सबसे बड़ा दुश्मन बन रहे हो। इससे बढ़िया है आप याद कर लो। अगर वो याद नहीं होते तो पेज पर लिख करके आप लोग जहाँ सोते हो, जहाँ उठते हो, वहाँ बैठते हो, वहां चिपका लो, ताकि उठते बैठते याद हो जाए। समझ में आई बात? तो यहाँ पर हमें ध्यान है, नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। 3 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का होता है 1। तो हमारे पास में आ जाएगा 14 + 3 = 70। कितना आ गया? 70। तो अमोनिया का परमाणु भार कितना आ गया? 17 आ गया। ऐसे दूसरा एग्जांपल देखें बच्चों, H2O। तो H2O जो एग्जांपल है वो किससे मिलकर बना हुआ है? 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। 2 परमाणु से मिलकर बना हुआ है। तो हमें पता है 2 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस 1 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन का 16 होता है। तो हमारे पास में इसका अणुभार आ जाएगा 2 + 16 यानी 18। तो इसका परमाणु भार कितना आ गया? 18। यहाँ देखो बच्चों, इसके अणुभार के आगे भी मैंने कोई इकाई नहीं लगाई है, इसके अणुभार के आगे भी मैंने कोई इकाई नहीं लगाई है। तो ये आगे चल करके मैं आपको समझाने वाला हूँ कि एमयू लगाएंगे तो इसका मतलब क्या है और ग्राम लगाएंगे तो इसका मतलब क्या है। आपको अभी इतना ध्यान में रखना है कि कोई भी अणु है तो उसका अणुभार किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। समझ में आई बात? आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोई भी अणु है तो उसका अणुभार किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, उससे पहले एक टर्म और डिफाइन करेंगे, फिर बाद में एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है? तो आगे चले। आगे जाने से पहले अपने को, आप सब लोग समझदार हैं, अपना रूबिडियम और रूबिडियम कोचिंग चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। देखो बच्चों,
अभी हमने बात करी थी परमाणु भार की, तो परमाणु भार की बात करी थी, तो परमाणु भार सॉरी अणु भार की बात करी थी, तो अणु भार की इकाई, अणु भार जो भी होगा हमारे पास में, उस अणु भार की दो प्रकार की इकाई हो सकती है। जैसे मान लो मैं अणु भार लेता हूँ अमोनिया का, और अमोनिया का भी हमने कैलकुलेट किया था, एक आया था 17, दूसरा भी आया था 17। इस 17 के आगे मैंने एमयू लगा दिया और इस 17 के आगे मैंने ग्राम लगा दिया। जैसा कि हमने परमाणु में डिस्कस किया था कि एएमयू में भी इकाई लिख सकते हैं, ग्राम में भी लिख सकते हैं। एएमयू का मतलब क्या है, ग्राम का मतलब क्या है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अमोनिया अगर 17 एएमयू में लिखता हूं तो ये एक अमोनिया अणु को प्रदर्शित करता है, ये एक अणु को प्रदर्शित करता है। अगर मैं 17 एएमयू लिखता हूं तो 17 एएमयू एक अमोनिया अणु को प्रदर्शित करता है, और अगर मैं 17 ग्राम लिखता हूं तो ये एक मोल अमोनिया अणु को प्रदर्शित करता है। तो ये एक मोल अमोनिया अणु को प्रदर्शित करता है, और हमें पता है एक मोल का मतलब क्या होता है, एक मोल का मतलब होता है 6.023 into 10 की पावर 23 अमोनिया अणु। ठीक है, तो ये 17 ग्राम जो है वो इतने अमोनिया अणु के भार को प्रदर्शित करता है। जिसे परमाणु में अपन ने डिस्कस किया था, एएमयू जहां भी लगा हुआ है वहां परमाणु का द्रव्यमान एक सिंगल, और मोल जहां जाए वहां पर, ग्राम जहां पर आ जाए वो मोल का भार होता है। इसको भी एएमयू से ग्राम में, ग्राम से एएमयू में परिवर्तित कर सकते हैं। अपने को वो याद रखना है, एक एएमयू बराबर 1.67 into 10 की पावर माइनस का 24 ग्राम, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं परमाणु भार अणु भार दोनों में इकाई का जो कंफ्यूजन था वो भी आपके क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं तो हम एक नया टर्म डिफाइन करते हैं। एक नया टर्म आता है हमारे पास में, ग्राम अणुभार। ग्राम अणुभार, ग्राम अणुभार, किसी भी अणुभार को ग्राम में प्रदर्शित करना, ग्राम में प्रदर्शित करना ग्राम अणुभार कहलाता है, ग्राम अणुभार कहलाता है, ग्राम अणुभार कहलाता है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास में अमोनिया, अमोनिया का अणुभार कितना है 17। अगर मैं इसको ग्राम में प्रदर्शित कर दूं यानी 17 ग्राम, तो ये कहलाएगा ग्राम अणुभार। ये क्या कहलाएगा, ग्राम अणुभार। और अगर मेरे पास में एग्जांपल है H2O का, इसका अणुभार होता है 18 और इसको मैं प्रदर्शित कर दूं 18 ग्राम, तो ये क्या कहलाएगा, ग्राम अणुभार कहलाएगा। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे H2O हो गया, NaOH ले लेते हैं। NaOH का अणुभार निकाले पहले, सबसे पहले तो अणुभार निकाल लेते हैं। NaOH का अणुभार निकालेंगे तो ये किससे मिलकर बना हुआ है, एक सोडियम से प्लस एक ऑक्सीजन से प्लस एक हाइड्रोजन से। तो यहां पर ध्यान देना बच्चों, एक सोडियम है, सोडियम का होता है 23, एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है 16, और एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का होता है 1। तो ये हमारे पास में हो गया 23 प्लस 16 प्लस 1, तो ये टोटल हो गया हमारे पास में 40। तो अगर ये 40 जो अणुभार है किसका है, NaOH का, अगर मैं इसको ग्राम में प्रदर्शित कर दूं तो ये कहलाएगा ग्राम अणुभार। ये क्या कहलाएगा, ग्राम अणुभार, ये कहलाएगा अपना ग्राम अणुभार। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अणु क्या होता है, अणुभार क्या होता है, ग्राम अणुभार क्या होता है, ये सब हमने अच्छे से देख लिया। अब मैं 2 4 5 क्वेश्चन करवाता हूं आपको अणुभार कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो आपको और भी अणुभार किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, ग्लूकोज C6H12O6, इसका नाम है ग्लूकोज। इसका अणुभार कैलकुलेट करना है, देखो इसका अणुभार कैलकुलेट करना है। तो ये किससे मिलकर बना हुआ है, 6 कार्बन है इसमें प्लस 12 हाइड्रोजन है इसमें
प्लस 6 ऑक्सीजन है इसमें। हमें पता है 6 कार्बन है, एक कार्बन का होता है 12 प्लस 12 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस 6 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो इनको सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 छिकानी 72 प्लस 12 प्लस 16 छिकानी 96, तो हमारे पास में ये आ जाएगा 180। तो ग्लूकोज का अणुभार कितना आ गया अपने पास में 180। इस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे। अगला एग्जांपल है हमारे पास में यूरिया। फॉर्मूला है हमारे पास में H2NC डबल बॉन्ड O NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। तो यहाँ देखें हम इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। सबसे पहले तो यही देखेंगे ना क्या क्या उपस्थित है। तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन उपस्थित है, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन उपस्थित है, इधर से लिख देता हूं 4 हाइड्रोजन उपस्थित है, प्लस नाइट्रोजन 1 और 1 2 नाइट्रोजन उपस्थित है, 2 नाइट्रोजन उपस्थित है, 2 नाइट्रोजन है ये लो। उसके बाद में एक कार्बन उपस्थित है, एक कार्बन उपस्थित है, उसके बाद में एक ऑक्सीजन उपस्थित है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हाइड्रोजन का एक 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एक, प्लस 2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का 14, प्लस एक कार्बन का 12, प्लस एक ऑक्सीजन का 16। सिंप्लीफाई करो इनको, 4 प्लस 14 28 प्लस 12 प्लस 16, ये 40 56, ये हो गया अपने पास में 60। तो यूरिया जो है, यूरिया का जो अणुभार है वो कितना आएगा 60। यूरिया का अणुभार कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी अणु का अणुभार कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आई बात? आगे चलते हैं, एक दो एग्जांपल और करते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास में H2SO4। H2SO4 तो ये किस किस से मिलकर बना हुआ है? इसमें 2 हाइड्रोजन है, देखो 2 हाइड्रोजन, एक सल्फर है, प्लस 4 ऑक्सीजन है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1, प्लस एक सल्फर का 32, प्लस 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास में 2 प्लस 32 प्लस 16 चौक 64। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 98। तो इसका अणुभार आ गया हमारे पास में 98। H2SO4 का अणुभार कितना आ गया 98। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास में CaCO3। इसमें देखें हम तो ये कैल्शियम है बेचा। अब आपको प्रतीक भी याद करने पड़ेंगे, परमाणु भर भी याद करने पड़ेंगे, तभी पहचान पाओगे कि ये कार्बन है या कैल्शियम है। समझ में आई बात? तो ये एक कैल्शियम प्रेजेंट है इसमें, प्लस एक कार्बन प्रेजेंट है इसमें, ये कार्बन है, और 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसमें, 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो एक कैल्शियम का होता है 40, तो ये लो एक कैल्शियम का 40, एक कार्बन का होता है 12, प्लस 3 ऑक्सीजन और एक का होता है 16। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 40 प्लस 12 प्लस 16 थी 48। कितना हो गया? ये आ गया 60। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका अणुभार कितना आ गया हमारे पास में 60। ये इसका अणुभार। इस प्रकार से हम अणुभार कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं मैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ एग्जांपल्स में देता हूं, आपको ट्राई करने हैं। एग्जांपल है हमारे पास में HNO3, इसका अणुभार निकालना है। दूसरा है हमारे पास में PCl5, तीसरा है हमारे पास में CS3COH, चौथा है हमारे पास में NH4OH, पांचवा है हमारे पास में NaCl, छठवा है हमारे पास में ZnCl2। ये इतने अणु हैं, ये आपका होमवर्क है, आपको इसका अणुभार निकालना है। समझ में आई बात? अगर आप ये प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन बच्चों ध्यान देने वाली बात तो ये है कि आपको वो परमाणु भार जो है वो तो याद करने ही पड़ेंगे, और कोई चारा नहीं है। ना मेरे पास में कोई जादुई छड़ी है जो मैं आपको आपके ऊपर छड़ी से मार दूं और आप पे जादू हो जाए और आपको सब कुछ आने लग जाए, ऐसा भी नहीं है। और ना मेरे पास में कोई घुट्टी है जो मैं आपको पिला दूं और आपको याद हो जाए।
याद करने पड़ेंगे, याद करोगे तो ये समझ में आएंगे अच्छे से। ठीक है, आपको परमाणु भार याद करने ही पड़ेंगे, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों आपको इसका ध्यान रखना है, अपना रूबीडियम चैनल, रूबीडियम कोचिंग, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। आगे चलें। देखो एक टर्म और आती है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल है मेरे पास में C6H12O6, इसमें क्या क्या उपस्थित है, 6 कार्बन उपस्थित है, 12 हाइड्रोजन उपस्थित है और 6 ऑक्सीजन उपस्थित है। तो टोटल परमाणु कितने हैं, ये जो अणु है इस अणु में टोटल परमाणु कितने हैं, इस अणु में टोटल परमाणु कितने हैं, तो मैं बोलूं तो 6 तो ये परमाणु है और 12 ये है और 6 ये है, तो टोटल परमाणु है 24। इस अणु में टोटल परमाणु कितने हैं, 24 टोटल परमाणु 24। तो कोई भी अणु जिसमें कुल कितने परमाणु उपस्थित होते हैं वो उसकी परमाणुकता कहलाती है। क्या कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है। तो एक नया टर्म आता है हमारे पास में, परमाणुकता। परमाणुकता इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिसिटी। तो हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या, परमाणुकता कहलाती है। परमाणुकता कहलाती है। अणु में उपस्थित परमाणु की कुल संख्या क्या कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है। तो ये ग्लूकोज जो अणु है उसकी परमाणुकता कितनी हो गई, 24। तो इसकी टोटल परमाणुकता कितनी हो गई, 24। जैसे और एग्जांपल में समझाऊंगा आपको, जैसे H2SO4 है, इसकी परमाणुकता कितनी होगी, तो इसमें 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन, तो टोटल परमाणु कितने हैं, कुल परमाणु है इसमें 2 + 1 + 4, तो टोटल है 7। तो इसकी परमाणुकता कितनी है, तो परमाणुकता आ गई इसकी 7। ऐसे ही अगला एग्जांपल लूं मैं, एग्जांपल है हमारे पास में अमोनिया। तो कुल परमाणु कितने हैं इसमें, 1 + 3 तो 4। तो इसकी परमाणुकता आ गई हमारे पास में 4। इसकी परमाणुकता कितनी आ गई, 4। इस प्रकार से कोई भी अणु है उसमें कितने कुल परमाणु उपस्थित हैं वो उसकी परमाणुकता कहलाती है। कुल अणु का मतलब जो भी, चाहे वो समान हो चाहे अलग अलग हो, समान हो असमान हो, कुल परमाणु जो उपस्थित है वो उसकी परमाणुकता कहलाएगी। इसमें कुल परमाणु 2 हाइड्रोजन के 2, 1 सल्फर का 3 और 4 ऑक्सीजन के टोटल परमाणु कितने हो गए, 7। तो इसकी परमाणुकता है 7। ऐसे इसमें अमोनिया में 1 और 3 4, इसकी परमाणुकता है 4। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। तो हमने पढ़ा है जो परमाणु था उसका कुछ बचा हुआ था वो डिस्कस किया है ना। अणु के बारे में पढ़ा है, अणु भार के बारे में पढ़ा है, अणु भार की गणना कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ा है, ग्राम अणु भार क्या होता है उसके बारे में पढ़ा है, परमाणुकता क्या होती है उसके बारे में डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं, कोई भी अणु उपस्थित है ना, तो उस अणु में कुल कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उनकी गणना हम करने वाले हैं। अणु में कुल कितने इलेक्ट्रॉन, कुल कितने प्रोटॉन, कुल कितने न्यूट्रॉन उपस्थित है उसकी गणना हम करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अणु में कुल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की गणना, लेकिन मुद्दा यह है ये उदासीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अणु उदासीन होना चाहिए। अणु हमारा कैसा होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 2 4 5 एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे। अब ध्यान देना बच्चों, जैसे पहला एग्जांपल है हमारे पास में
छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं मैं H2 से। अब ये जो H2 है इसमें कितने तो प्रोटॉन प्रेजेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, इसके बारे में देखते हैं। तो अगर मैं इसका पोस्टमार्टम करूं तो 2 हाइड्रोजन उपस्थित है इसमें और 1 ऑक्सीजन उपस्थित है। आपको सबसे पहले अणु का पोस्टमार्टम कर देना है, इसको बिखेर देना है, ये किस किस से मिलकर बना हुआ है उसके बारे में आपको जान लेना है। तो उसका पोस्टमार्टम करते ही सबसे पहले हमें पता चला इसमें 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है। तो मैं इस 2 को तो बाहर ले लो और हाइड्रोजन जो भी कोई परमाणु है, तत्व है, उसको लिखने का तरीका मैंने बताया था, उस तरीके से लिख दो उसको। ये लो, हाइड्रोजन को ऐसे लिख सकते हैं और 1 ऑक्सीजन है ये बाहर ले लो और ऑक्सीजन को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अगर मुझे प्रोटॉन की संख्या निकालनी हो, प्रोटॉन की संख्या तो देखो 2 हाइड्रोजन है, ये लो, और हाइड्रोजन में ये जो होती है ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है जेड। तो एक हाइड्रोजन में होता है 1 और 2 हाइड्रोजन दिए हुए प्लस 1 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन में प्रोटॉन की संख्या होती है जेड 8 के बराबर। तो हमारे पास में प्रोटॉन की संख्या आ गई 2 प्लस और ये 8, तो प्रोटॉन आ गया हमारे पास में 10। हमें पता है कि जो अणु हमने लिया है वो कैसा है, उदासीन है। हमें पता है जो अणु हमने लिया है वो कैसा है, उदासीन है। उदासीन है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, बराबर होगी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। अब हमें पता है, यहां से ध्यान देना बच्चों, न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो यहां ध्यान देना, यहां पर 2 है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने हैं, ये जेड 1 है। देखो बच्चों इसको मैं अलग से बता देता हूँ, हाइड्रोजन को ऐसे लिखते हैं अपन, तो ये किसके बराबर, जेड के बराबर, ये ए के बराबर। ए बराबर होता है हमारे पास में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और जेड प्रोटॉन के बराबर होता है। हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितना है 1 और हाइड्रोजन का ए भी कितना है 1, तो 1 प्लस न्यूट्रॉन, तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो न्यूट्रॉन आ गया 0। तो हाइड्रोजन में हमारे पास में न्यूट्रॉन कितना होता है 0। तो 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन है 0 और 1 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन निकालेंगे तो इस 16 में से इस 8 को घटाएंगे तो न्यूट्रॉन कितने बच गए 8। तो टोटल 0 प्लस 8, तो न्यूट्रॉन कितने आ गए 8। एन डिनोट कर रहा हूं मैं न्यूट्रॉन को। तो ध्यान देना बच्चों, जो H2O है उसमें प्रोटॉन तो 10 है, इलेक्ट्रॉन भी 10 है और न्यूट्रॉन है, ये अपने को ध्यान रखना है। इस प्रकार से इसकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन हम करेंगे। ये तभी पॉसिबल है बेटा जब आपको परमाणु भार याद हो। अगर आपको परमाणु भार याद नहीं है तो मैं चाहे कितनी ही कोशिश कर लूं, आपको ये संभव नहीं है कि आप ये कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो अपने साथ वफादार रहिए, अपने साथ ईमानदार रहिए, याद करिए उनको। मैं देखने तो आने वाला हूं नहीं आपको, आपको अपने साथ ईमानदार रहना है बस। ठीक है, आगे चलें, एग्जाम्पल करते हैं 2 4 5 और। एग्जाम्पल है हमारे पास में NH3। तो सबसे पहले तो इसका पोस्टमार्टम करो, तो 1 नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन। 1 नाइट्रोजन को इस प्रकार से लिख सकते हैं 7 नाइट्रोजन 14 और 3 हाइड्रोजन है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या निकालें, प्रोटॉन की संख्या देखो, 1 नाइट्रोजन और 1 नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं 7 प्लस 3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं 1। ये लो, ये कितना हो गया 7 प्लस 3 बराबर 10। तो प्रोटॉन आ गया हमारे पास में 10। हमें पता है कि हमारा अणु अगर उदासीन है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं, ये हमें पता है। आगे चलें, अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालिए, न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या देखना आप, न्यूट्रॉन की संख्या की तरफ ध्यान देना बच्चों। यहां पर हमारे पास में नाइट्रोजन है 1 और नाइट्रोजन की देखिए ये A है, इसमें से प्रोटॉन घटाएंगे तो हमारे पास में न्यूट्रॉन बच जाएंगे। तो 14 माइनस 7 है ना, सब घटा दें। और हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होते हैं 0। इसकी कैलकुलेशन मैंने पीछे को बता दी है। तो यहाँ देखिए इसको कैलकुलेट करें तो ये 7 है। तो
अमोनिया में न्यूट्रॉन की संख्या आ गई हमारे पास में 7। अमोनिया में प्रोटॉन कितने हुए 10, इलेक्ट्रॉन कितने हुए 10, न्यूट्रॉन कितने हुए 7। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी अणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या की गणना कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। आई बात समझ में? आगे चले। अगला एग्जांपल है हमारे पास में ग्लूकोज C6H12O6। तो सबसे पहले तो इसका पोस्टमार्टम कर दो। पोस्टमार्टम करेंगे हम, तो पोस्टमार्टम करते ही हमें मिलेगा 6 कार्बन है प्लस 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, 6 कार्बन और कार्बन को लिख देंगे ऐसे, प्लस 12 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को लिख देंगे ऐसे, प्लस 6 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को लिख देंगे ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इनको, कोई दिक्कत नहीं। ये लिखने का तरीका मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूं आपको। अब ध्यान देना बच्चों, अगर मुझे प्रोटॉन की संख्या निकालनी है, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, तो 6 कार्बन और 1 कार्बन में प्रोटॉन की संख्या Z के बराबर, तो ये हो गई Z, तो 6। 12 हाइड्रोजन और 12 हाइड्रोजन में ये Z के बराबर प्रोटॉन की संख्या, तो 1 है प्रोटॉन की संख्या, प्लस 6 और ये प्रोटॉन की संख्या इसमें 8। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 6 6 36 प्लस 12 प्लस 8 6 48, ये कितना हो गया 96। तो प्रोटॉन की संख्या आ गई 96। और हमारा अणु क्या है, उदासीन है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इतनी ही होने वाली है। अब हम बात करें न्यूट्रॉन की संख्या की, तो न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो 6 कार्बन और 6 कार्बन में से 1 कार्बन में न्यूट्रॉन कितने, 12 माइनस 6, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें न्यूट्रॉन मिल जाएंगे 1 कार्बन में, ये लो 6, प्लस 1 हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन की बात हमने की, 12 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ पे 6 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन में 16 माइनस 8, ये लो 8। इस प्रकार से 36 प्लस 0 प्लस 8 6 48, तो ये आ गया हमारे पास में 84। तो न्यूट्रॉन आ गए 84। तो हमें पता है ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज जो है उसमें प्रोटॉन है 96, इलेक्ट्रॉन है 96 और न्यूट्रॉन है 84। इसका नाम है ग्लूकोज, इसका नाम क्या है, ग्लूकोज। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों, आपको अगर आपको कोई भी अणु दिया जाता है, अगर आपको कोई भी अणु दिया जाता है तो उस अणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की गणना आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको अपना काम करते रहना है, अपना रूबिडियम चैनल और रूबिडियम कोचिंग चैनल, इन दोनों चैनल्स को क्या करते रहना है, शेयर करते रहना है अपने दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि कोई भी नया वीडियो आए, नया कंटेंट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। समझ में आई बात? आगे चलते हैं, 2 एग्जाम्पल और करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास में यूरिया का, जिसका फॉर्मूला है H2NC डबल बॉन्ड ONH2। अगर मैं इसका पोस्टमार्टम कर देता हूं तो हाइड्रोजन 2 ये 2 ये 4 हाइड्रोजन है इसमें, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन ये 1 नाइट्रोजन ये 2 नाइट्रोजन है, 1 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, इतना तक तो परमाणु अणुभार कैलकुलेट किया था तब अपने देखा था। इस प्रकार से पोस्टमार्टम कर देना है, पोस्टमार्टम कर देने के बाद में इसको अच्छे से लिख लेना है। जैसे 4 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन को ऐसे लिख सकते हैं, 2 नाइट्रोजन और नाइट्रोजन को ऐसे लिख सकते हैं, 1 कार्बन और कार्बन को ऐसे लिख सकते हैं, और 1 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रोटॉन की संख्या की बात करें, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या क्या होने वाली है, 1 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन में 1, नाइट्रोजन कितनी है 2 और 1 नाइट्रोजन में 7, कार्बन कितना है 1 और 1 कार्बन में 6,
प्लस ऑक्सीजन कितना है 1 और 1 में 8, ये सारे प्रोटॉन है जेडी जो है। तो 4 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 8 कितने हो गए टोटल 18 6 सॉरी 20 28 32। तो प्रोटॉन की संख्या आ गई 32 और हमारा अणु जो है उदासीन है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे बराबर होंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे बराबर होंगे। ऐसे ही न्यूट्रॉन की संख्या देखें, न्यूट्रॉन की संख्या n बराबर कितना होने वाला है 4 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 प्लस 2 नाइट्रोजन और 1 नाइट्रोजन में 7 प्लस 1 कार्बन और 1 कार्बन में 6 प्लस 1 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन में 8। तो न्यूट्रॉन हो गए हमारे पास में 0 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 8, तो न्यूट्रॉन हो गया हमारे पास में 28। तो यहां से हम बोल सकते हैं प्रोटॉन कितने 32, इलेक्ट्रॉन कितने 32 और न्यूट्रॉन कितने 28। किसमें यूरिया में, यूरिया जो अणु है इसमें इतने इतने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट है उपस्थित है। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको कुछ दे देता हूं एग्जांपल जो आपको घर से करने हैं। एग्जांपल है हमारे पास में NaOH, इसका पोस्टमार्टम करो, ये सोडियम है, तो एक सोडियम है प्लस ये ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है प्लस एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक सोडियम यानी 11 Na23, एक ऑक्सीजन और इसको लिख सकते हैं 8 ऑक्सीजन 16 और एक हाइड्रोजन है और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 H, ठीक है। ये लिखने का तरीका है, ये मैं बार बार बता चुका हूं आपको किस प्रकार से इसको लिखते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या देखें, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या तो वो आ जाएगी एक सोडियम और ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर 11, एक ऑक्सीजन और ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर 8, एक हाइड्रोजन और ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर, ये आ गई 11 प्लस 8 प्लस 1 कितना हो गया 12 8 20। प्रोटॉन कितने हो गए 20, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 20, क्योंकि अपना अणु क्या है उदासीन है, उदासीन है तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे। न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो बराबर हो जाएगा अपने पास में, सोडियम कितना है 1 और एक सोडियम में न्यूट्रॉन कितना होगा 23 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा 12, 23 में से 11 घटाएंगे तो 12 बच जाएगा और वही न्यूट्रॉन होता है, प्लस एक ऑक्सीजन और वो कितना हो जाएगा 8 प्लस एक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में 0, तो न्यूट्रॉन आ गया हमारे पास में 12 प्लस 8, 12 प्लस 8, हाँ तो न्यूट्रॉन आ गए 20। तो जो सोडियम है उसमें प्रोटॉन भी 20, इलेक्ट्रॉन भी 20 और न्यूट्रॉन भी 20। कैलकुलेशन कर लेना आप, यहाँ 23 में से 11 12 बच गए या 8 20 ये 0, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हम किसी भी अणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको होमवर्क के रूप में दे देता हूँ। होमवर्क है हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कैलकुलेशन करनी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन आपको करनी है। पहला है H2SO4, दूसरा है CH3COH, तीसरा है NH4OH, चौथा है CaCO3 और पांचवा है SO2। ये 5 अणु हैं हमारे पास में, इन पांचों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन करनी है। अणु भार के लिए मैं पहले दे चुका हूं और इनमें से भी जैसे एक ये नया है इसका अणुभार आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, इसका अणुभार आप कैलकुलेट कर सकते हो, समझ गए बच्चों। और दूसरी चीज इसका भी अपन ने कैलकुलेट किया था अणुभार, तो इसका 100 आया था शायद, है ना, एक बार देख लेना चेक कर लेना इसका 100 आया था कि नहीं आया था। CaCO3 इसका अणुभार निकालेंगे तो 40 प्लस 12 प्लस 48, तो इसका 100 आएगा। अगर मैंने गलती से वहां कुछ लिख दिया तो उसको करेक्शन कर लेना, ठीक है।
इसका अनुभाग कैल्शियम कार्बोनेट का अनुभाग कितना आएगा 100 आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आज का ये जो सेशन है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आयंस अपना जो टॉपिक है वो बच गया है, तो आयंस को हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेकिन आप अगर इन 2 लेक्चर्स को अच्छे से देखोगे तो आपका ऐसा रिदम बनने वाला है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन शर्त यह है आपको परमाणु भार याद होने चाहिए। समझ गए बच्चों? तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू।